सभी को भैया फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। पिछली क्लासेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी संविधान में आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है शेड्यूल्स यानी अनुसूची। पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं, संविधान बनने के समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां या 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, जो आज बढ़कर 12 हो गए हैं। उन शेड्यूल्स में क्या क्या मेंशन है, एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक, और जो संविधान में शेड्यूल्स ऐड हुए हैं वो कब कब ऐड हुए, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, शुरुआत में इनिशियली ये 8 हुआ करती थी, वर्तमान में ये बढ़कर 12 हो गई हैं। सबसे पहले सीधी सीधी भाषा में किस किस अनुसूची में क्या क्या दिया गया है हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अनुसूची नंबर 1 यानी शेड्यूल नंबर 1 हमें बताती है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज, यानी कि हमारे देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची उसमें वर्णित है। हमारे देश में कितने राज्य और कितने अनुशासित प्रदेश हैं वो उसमें मेंशन्ड है। सेकंड नंबर अनुसूची आपको बताती है सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्ट, यानी कि वेतन व भत्ते। मैं हिंदी में भी साथ साथ लिखता जाऊंगा। अनुसूची नंबर 1 बोलती है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची नंबर 2 कहती है वेतन व भत्ते। हमारे संविधान के अनुसार जो जो जरूरी पोस्ट हैं, सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सारे माननीय एमपीज और विभिन्न कैग के अधिकारी, बहुत सारी पोस्ट के लिए क्या क्या वेतन और क्या क्या जरूरी भत्ते हैं, इमोल्यूमेंट्स मतलब भत्ते, उन्हें क्या क्या और सुविधाएं दी जाएंगी, उन सारी चीजों का जिक्र शेड्यूल नंबर 2 में हमें मिलता है। शेड्यूल नंबर 3 बोलता है ओथ एंड एफर्मेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं शपथ। कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट ग्रहण करने से पहले, इनफैक्ट इवन चुनाव लड़ने से पहले भी हमें यह शपथ या एफर्मेशन दिलाई जाती है। इंग्लिश में दोनों शब्दों में अंतर समझ लीजिए। ओथ इज मेंट फॉर थीस्ट पीपल, यानी जो भगवान को मानते हैं उनके लिए ये ओथ दिलाई जाती है, और जो कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के नाम पर नहीं शपथ लूंगा, उनको ये अफर्मेशन लेनी होती है। हिंदी में दोनों का ही मतलब होता है शपथ। शेड्यूल नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभाओं में किस किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी वो सारी डिटेल इस शेड्यूल में दी जाती है। आगे जाकर हम जानेंगे राज्यसभाओं में भी और लोकसभाओं में भी राज्यों की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती हैं। राज्यसभाओं में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा वो शेड्यूल नंबर 4 हमें बताता है। शेड्यूल नंबर 5 इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजंस इन शेड्यूल्ड एरियाज। भारत में बहुत सारे राज्यों में, इनफैक्ट 6-8 राज्यों में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें शेड्यूल्ड एरियाज घोषित किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। उन एरियाज में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजंस काम करते हैं, यानी वहां की राज्य सरकारों के अलावा कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट पावर्स दी जाती हैं जो उस जगह के एरिया को एडमिनिस्टर करती हैं। उन सारी पावर्स का व्याख्यान शेड्यूल नंबर 5 में दिया गया है। अनुसूची 5 उन शेड्यूल्ड एरियाज में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन संबंधी, शेड्यूल्ड एरियाज में प्रशासन संबंधी प्रावधान, प्रशासन संबंधी प्रावधान किस प्रकार से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वहां की चाहे पिछड़ी जातियां हों या जनजातियां हों, वो कई चीज़ों में आम समाज से थोड़ा पिछड़ गई हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल अधिकार, कुछ स्पेशल ताकतें उन एरियाज में दी जाती हैं और उनकी बेहतरी के लिए कुछ स्पेशल कमिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ वहाँ पर बनाई जाती हैं। उन सारी चीज़ों की जानकारी या यूँ कह लीजिए उन सारी चीज़ों की लिस्ट या प्रोविजंस वो मेंशन किए गए हैं शेड्यूल नंबर 5 में। शेड्यूल नंबर 6 इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजंस इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स। भारत में 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अनुसूचित
जनजातियां, आदिवासी, ऐसे लोग जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें स्पेशली 4 स्टेट्स में मेंशन किया गया है। उनके लिए स्पेशल, फिर वही कहूंगा, उनके लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रशासन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन 4 स्टेट्स कौन से हैं, इन्हें याद करने के लिए पहले मैं इनके नाम आपको बता दूं। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, एंड मिजोरम। हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के ही ये चारों राज्य हैं। इनको याद करने के लिए सिंपल सा कोड है, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। ये इसका कोड आप याद रखेंगे। हर कोड का अपना मतलब होता है, इसे मैंने क्यों ऐसे बनाया है इसे भी जान लीजिए। सबसे पहले ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय एंड मनी, माफी चाहूंगा इसीलिए मैं इसे करेक्ट कर देता हूं, एम, सिर्फ एम उठाइएगा, फिर से दोहरा देता हूं, मनी के अंदर सिर्फ एम उठाइएगा मिजोरम के लिए। मनी नहीं है लिखने का यही मकसद है। कभी कभी एग्जाम में आए हुए ऑप्शंस में आपको मणिपुर मिलेगा। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, मणिपुर एम से स्टार्ट होता है और वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए मैंने स्पेशली अपने कोड में मनी नहीं को शामिल किया, यानी मणिपुर नहीं है, इस कोड में मणिपुर नहीं है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, एम से सिर्फ एम का पार्ट मिजोरम एंड मणिपुर नहीं है। ये 4 वो स्पेशल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज हैं जिसके उत्थान के लिए, जिनके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस वहां के प्रशासन को दिए गए हैं। वो सारी जानकारी शेड्यूल नंबर 6 में डाली गई है। शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7 बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा। हिंदी में शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कैसे? हमारे संविधान में 3 सूचियों द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कौन कौन से क्षेत्र की ताकतें किस जगह के प्रशासन या सरकारों के पास रहेंगी। केंद्र सूची या यूनियन लिस्ट उन प्रावधानों को या उन सब्जेक्ट्स या उन आइटम्स को बताती है जिन पर फैसला लेने का या कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। आगे जाकर हम इनके नंबर्स भी पढ़ेंगे। ये नंबर्स 97 हैं जो बढ़कर 100 हो गए हैं। आज ये 100 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केंद्र सरकार के पास ही एकमात्र अधिकार है उन पर फैसला लेने का, उन पर कानून बनाने का। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या आइटम्स जिन पर फैसला लेने का या कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है, वो स्टेट लिस्ट में वर्णित है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पहले इनिशियली 66 हुआ करते थे, बाद में एक संविधान संशोधन के तहत 5 इसमें से शिफ्ट कर यहाँ डाल दिए गए हैं। वो सारी डिटेल अगली क्लासेस में। बहरहाल अभी काम की बात, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची वह सूची है जिसके अंदर राज्य के पास वो अधिकार हैं कि इस पर कानून या फैसला ले सके। साथ ही कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि हिंदी में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे आइटम्स जिन पर फैसला लेने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को दिया गया है, वो समवर्ती सूची के अंदर डाले गए हैं। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का बंटवारा किया गया है बाय दिस शेड्यूल नंबर 7, जिसके अंदर ये 3 सूचियां शामिल की गई हैं। इन 3 सूचियों को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तब हम इन पर आए हुए सवाल या इनके अंदर शामिल वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स या सब्जेक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, उस क्लास में हम पढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर 8 बताता है लैंग्वेजेस को। वर्तमान में हमारे संविधान में ऐसी 22 ऑथेंटिक भाषाएं हैं जिनको संविधान पहचान देता है। इनिशियली ये 14 हुआ करती थी। फिर से दोहरा दूं, जिस समय हमारा संविधान बना ये इनिशियली 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। बाद में 15वीं लैंग्वेज के रूप में 21वें संविधान संशोधन बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा को इसमें ऐड कर दिया गया। कहां पर मेंशन है भैया? ये देखिए, सिंधी भाषा इस लिस्ट में 15वीं भाषा के रूप में जुड़ गई थी। और उसके बाद आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि
71वां संविधान संशोधन 1992, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत 3 और भाषाएं इसके अंदर ऐड कर दी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इनिशियली 14 भाषाएं, 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, देन ये 3 भाषाएं जोड़ दी गई 16, 17, 18 और फाइनली जो आखिरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आपको याद रखना है दैट इज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 और भाषाएं ऐड कर दी गई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सेंथली। ये 4 इंपॉर्टेंट भाषाएं रिसेंटली या यूं कह लीजिए लास्ट के संविधान संशोधन में जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। मैं इसे फिर से डिटेल में आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूं। 8वां शेड्यूल संविधान में भाषाओं से रिलेटेड है। शेड्यूल नंबर 8 हमें बताता है भाषाएं। इनिशियली इस शेड्यूल या अनुसूची में 8 भाषाएं थीं। माफी चाहूंगा, इनिशियली इस सूची में 14 यानी 14 भाषाएं थीं। बाद में 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में ऐड किया गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन की डेट भी दे देता हूं भैया, 1967। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 और नई भाषाएं इसके अंदर ऐड कर दी गई। कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली। ये 3 भाषाएं इसके अंदर फिर से ऐड कर दी गई। और सबसे लास्ट में 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 4 और भाषाएं इसके अंदर ऐड की गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाल के सालों में सवाल पूछे जाते रहे हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली व सेंधली। इनिशियली 14, एक जुड़ी 15, 3 जुड़ गई 18 और फाइनली ये 4 भाषाएं जुड़कर आज ये 22 भाषाएं बनी हैं। एग्जाम में बार बार इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। हो सकता है पुरानी भाषाओं पर भी क्वेश्चन आ जाएं। कब कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, आपको एक बार इस स्लाइड को देख लेना है। लैंग्वेज से जुड़ा सवाल नहीं बचेगा, आप आसानी से उसे एग्जाम में कर पाएंगे। बाकी भाषाओं को याद करने की जरूरत जनरली नहीं है। जनरली बाकी भाषाओं पर सवाल नहीं आ रहा है, फिर भी बस एक नजर मारने के लिए आप उसे याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, अपनी हिंदी भाषा पर गौर कर सकते हैं, ये इसमें शामिल है। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स, हिंदी में इसे कहते हैं भैया भूमि सुधार। जैसे कि मैं इनिशियली बता चुका हूं कि संविधान बनने के समय हमारे संविधान में 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियां थी। अगर 9वीं सूची पर हम अनुसूची पर हम पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि ये बाद में ऐड की गई। कब? सबसे पहले संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रथम संविधान संशोधन या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 द्वारा 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ और अगले ही साल उसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? नाम से पता चल रहा है, भूमि सुधार के लिए। उस समय जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए जोर शोर से प्रयास किए जा रहे थे। भूमि अधिग्रहण और जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए, भूमि
से जुड़े जितने भी नियम हैं उनमें सुधार किया गया, इसीलिए इसे भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ी सारी डिटेल्स आर्टिकल 31B में डाली गई है। शुरुआत में इवन ये जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर रखा गया था, यानी कि जुडिशरी इस पर फैसले नहीं ले सकती। आगे जाकर इस पर फैसले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, हम इसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रख सकते, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स या आर्टिकल 31B में जुड़े लैंड भूमि सुधार से जुड़े मामले अब जुडिशरी से बाहर नहीं आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, ये कब जोड़ा गया, बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे ऐड किया गया। एग्जाम में आपके लिए इतना ही काम का है, इसे याद कर लीजिएगा। शेड्यूल नंबर 10 अनुसूची नंबर 10 इज एंटी डिफेक्शन लॉ, हिंदी में इसे कहते हैं दल बदल कानून। कई बार ऐसा मौका आया जब ऐसा पाया गया कि नेता मौका परस्त होते हुए अपने दल को बदल रहे थे। वो किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीतने के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही थी तो जो सत्ता में पार्टी आ गई है उसके साथ जुड़कर कोई इंपॉर्टेंट पद पाने के लालच में उसकी संख्या को बढ़ा रहे थे, जो कि गलत था। जब आप एक कैंडिडेट के रूप में पार्टी के जनता के सामने जाते हैं तो जरूरी नहीं जनता सिर्फ आपको वोट दे रही है एज अ कैंडिडेट, हो सकता है वो वोट इसलिए भी दे रही है कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो उस विचारधारा में विश्वास रखती है या उसके द्वारा दिए गए घोषणा पत्र में किए गए वादों पर उसका विश्वास है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप चुने जा रहे हैं आप अपनी छवि और पार्टी की छवि दोनों को साथ लेकर जाते हैं। संविधान का इस्तेमाल कर रही सरकारों ने ऐसा पाया कि ये गलत है, दल को बदलना एटलीस्ट चुनाव के बाद बदलना गलत है, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून लाया गया, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई कि किसी को भी अपना दल बदलना है आप चुनाव से पहले ऐसा कर सकते हैं, चुनाव के बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सिर्फ एक केस के अलावा, अगर आपकी पार्टी के 33% 1/3 लोग एक साथ दल बदलें, अगर 1/3 जैसी बड़ी संख्या एक साथ दल बदलना चाह रही है तो हो सकता है उस पार्टी की सोच में कुछ खराबी आ गई हो या उस पार्टी का एक बड़ा वर्ग उसमें आए बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन 2, 4, 6, 8 लोग मौका परस्ती के हिसाब से चुनाव के बाद अपना दल नहीं बदल सकते, ऐसी व्यवस्था इस कानून में लाई गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर दोहराऊंगा, क्वेश्चन कितना काम का आएगा, किस शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 10 क्या दिया गया है, दल बदल कानून, और कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। एग्जाम में यही बार बार सवाल आते हैं, किस शेड्यूल में क्या दिया गया है और अगर वो बाद में आया है तो किस अमेंडमेंट के बाद आया है, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। 11वां संविधान संशोधन, माफी चाहूंगा, 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था है जो डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण के नियम पर आधारित है। मूल रूप से केंद्र में बैठी सरकार दूर दराज के गांव की परेशानियों को नहीं समझ सकती, इसलिए गांधी जी की उस विचारधारा को कि गांव गांव तक पावर का फैलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए, या पावर का जो असर है वो वहां तक पहुंचना चाहिए, उसको अमल में लाते हुए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। इस पर हम एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे कि किस किस आयोग के द्वारा इस पर इसको अमल में लाया गया और कैसे कैसे इसका विकास हुआ, वो डिटेल में हम एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल काम की बात इस टॉपिक में अंदर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसके अंदर ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले 29 सब्जेक्ट्स का जिक्र है, यानी वो 29 आइटम, वो 29 क्षेत्र जिन पर ग्राम पंचायत फैसला ले सकती है, उनकी लिस्ट इस अनुसूची में दी गई है। चूंकि ये बाद में ऐड की गई, कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा हमारे संविधान के भाग 9 पार्ट 9 में बदलाव करके आर्टिकल 243 में कुछ क्लॉजेस जोड़े गए जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया। लास्ट है शेड्यूल नंबर 12 अनुसूची नंबर 12 म्युनिसिपैलिटीज या हिंदी में नगर पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पंचायत एक साथ ही ऐड किए गए थे। ये 73वां और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, सेम ईयर 1992, सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 243। हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 243 के अंदर ए से ओ तक विलेज पंचायत का जिक्र है और ओ के बाद के जो क्लॉजेज हैं वो नगर पंचायत को दर्शाते हैं। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सवाल एक्चुअली आपको याद रखने हैं। पहला, किस शेड्यूल में जिक्र है,
अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स। और कब बदला गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया 1992 में। सेम टॉपिक, सेम चीजें यहां पर याद रखनी है। 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज या नगर पंचायत कब ऐड किया गया? 74वें संविधान संशोधन 1992। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स। डिटेल में एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। अब इन्हें याद करने के लिए एक खास ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने पहले की क्लासेस में भी दोहराया है कि हमारे दिमाग की एक खूबी होती है कि हमें टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर्स और पिक्चर से ज़्यादा वीडियो याद रहती हैं। इसीलिए सालों पहले देखी मूवी के डायलॉग या उसके गाने हम नहीं भूलते, जबकि कई बार किताब में पढ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हमें फोटोज़ और वीडियोज़ ज़्यादा याद रहते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पाई की वैल्यू 5000 डिजिट तक याद करना और बहुत सारे नंबर्स रैंडमली याद कर लेने वाले बी स्वरूप राय चौधरी जी ने अपनी किताब डायनेमिक मेमोरी मेथड्स में इन चीज़ों को जल्दी याद करने की ट्रिक सिखाई हुई है। आप बाजार में हिंदी में वो किताब उपलब्ध है, आप चाहें तो उस किताब को पढ़ सकते हैं। उस किताब में शुरू के 1 नंबर से 10 नंबर के कोड्स मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप 1 से 10 नंबर तक दी हुई कोई भी लिस्ट याद कर सकते हैं और उसी की मदद से शेड्यूल्स को भी याद कर सकते हैं। ये तरीका बताता है कि हर नंबर को एक फोटो में बदल दीजिए जीवन भर के लिए। एक कोड बना लीजिए और आज से लेकर आगे पूरे जीवन तक के लिए इस नंबर का यही कोड आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने 1 नंबर को सन से रिलेट किया है, 1 सन। जहां भी 1 नंबर पे कुछ चीज जुड़ी आएगी वो उसे सन से जोड़ते हैं और फटाक से उसे याद कर लेते हैं। वो अपने तमाम शोज में आप देखते हैं, स्टेज पर जाते हैं, लगातार 10, 20, 50, 100 नंबर्स सामने सुनते हैं और उन्हें उसी क्रम में दोहरा देते हैं। ये तकनीक बहुत अच्छी काम करती है। मैंने इसे कई बार कई एग्जाम्स में अपनाया हुआ है। आप इसे याद करिए और इसका इस्तेमाल करिए। इवन रोजमर्रा की चीज़ों में भी आप कभी कोई भी चीज़ या किसी भी तरह की लिस्ट को भूलेंगे नहीं। पहले इसे याद करने की ट्रिक सीख लेते हैं। हर नंबर को एक कोड दिया गया, हर नंबर को एक पिक्चर दी गई है, एक फोटो दिया गया है। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 को उन्होंने वाइफ दिया है। तो भैया आप में से जिसकी वाइफ है आप उस वाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। वाइफ नहीं है तो गर्लफ्रेंड को इमेजिन कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं है तो किसी हीरोइन या लेडी को इमेजिन कर सकते हैं। मकसद है याद करना। 5 नंबर पे किसी भी खूबसूरत हीरोइन या लड़की को याद कर लीजिए जो आपका 5 नंबर का कोड बन जाएगी। 6 विक्स, 7 हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन। गौर से देखिए ये हैन नहीं है, वैसे एक कॉक है आपको याद कराने के लिए। मुर्गा है भैया, वैसे आपको याद मुर्गी ही करनी है। इन कोड को जल्दी से देख लीजिए। जब आप वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करके याद कर लीजिए और हर नंबर के साथ जुड़ा हुआ कोड अपने अंदर कंठस्थ कर लीजिए। आगे आने वाली पूरे जीवन में ये आपको लिस्ट को याद करने में मदद करेगा। अब इसे याद कैसे करना है उसे समझते हैं। अपनी स्लाइड को पीछे जाकर देखिएगा। 1 नंबर पर मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं, यानी कि शेड्यूल नंबर 1 बताता है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। तो आप इसे इस तरह से जोड़ेंगे कि मान लीजिए सूर्य ग्रहण हो रहा है। सूर्य ग्रहण में आप वो काला वाला चश्मा या फिर एक्सरे को लगाकर देख रहे हैं और उस एक्सरे में धुंधले धुंधले सूर्य में आपको अपने अपने राज्यों के नाम लिखे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि सूर्य ग्रहण में जब मैं उस चश्मे से देख रहा था तो मुझे अपने राज्य या अपने राज्य के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे या राज्य का नाम दिखाई दे रहा था, जिससे आपको याद आ जाएगा कि सूरज के अंदर राज्यों के नाम आ रहे थे। सूरज मतलब हमेशा मेरे लिए 1 है, सन मतलब 1 नंबर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम या लिस्ट दिए गए हैं। 2 नंबर शू से रिलेटेड है, हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। टू नंबर शू के आप फिर से याद करिए। शेड्यूल नंबर 2 बताता है वेतन व भत्ते को, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। आप इस तरह से जोड़कर याद कर सकते हैं कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपका मित्र कहीं जॉब कर रहा है और वहां आप पाएंगे कि उसको सैलरी जूते के अंदर रखकर दी जा रही है। भैया वो उसके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, पर मजबूरी में उसे वहां नौकरी करनी पड़ी है। और आपको याद आएगा कि उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह उसको जूतों में रखकर उसका बॉस उसे बेइज्जत कर रहा है और वो अपनी सैलरी लेकर आकर बड़े दुख भरे अंदाज में आपसे बता रहा है कि भैया मजबूरी में ऐसी जगह काम कर रहा हूँ, मुझे तो जूतों में रख के सैलरी उठानी पड़ी है। जूता मेरे लिए 2 है और जूतों से सैलरी मैं उठा रहा हूँ, इसका मतलब 2 में सबके वेतन व भत्ते, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स दिए गए हैं। 3 में हमने कोड बनाया था ट्री का, और याद करिए शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है
ओथ एंड एफर्मेशंस, शपथ, किसी भी इंपॉर्टेंट पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शपथ, कौन कौन सी शपथ दिलाई जाएगी, उन सारी चीज़ों का जिक्र उसमें मेंशन्ड है। याद करने के लिए ऐसे याद करिए कि बहुत सारे बदमाश नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए नया तरीका सरकार ने निकाला है, आने वाले टाइम पे पेड़ पे उन्हें उल्टा बांध दिया जाता है, कोड़े और डंडे मार मार के उन्हें वो शपथ याद दिलाई जा रही है। आपको वो इमेजिन करके जल्दी से याद हो जाएगा कि भैया पेड़ पे उल्टा बांधकर शपथ दिलाई जा रही है और वो कसम खा रहा है कि भैया मारो मत, मैं कसम खाता हूं आज के बाद भ्रष्टाचार या बेईमानी नहीं करूंगा। और ये चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। ट्री मतलब आपके लिए 3 है, पेड़ पे उल्टा बांधकर याद कराया जा रहा है, यानी पेड़ पे शपथ दिलाई जा रही है। शेड्यूल नंबर 3 इज रिलेटेड टू शपथ, ओथ एंड एफर्मेशंस। 4, शेड्यूल नंबर 4 बताता है भैया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। उसे याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाल फिलहाल में सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद बनाया गया था। और सोचिए 4 का हमारा कोड है डोर, वो दरवाजे के की होल में झांक कर देख रहा है। राज्यसभा में बहुत सारे नेता जितनी बुरी तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, वो डर के बाहर आ गया है सीधा साधा खिलाड़ी, और वो की होल में से झांक के देख रहा है और अंदर लोग सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। और वो कह रहा है आइला मैं तो बड़ा शरीफ हूं, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, राज्यसभा में तो ये सीटों का बंटवारा पैसों से हो रहा है। इस तरह की चीजें आप याद कर सकते हैं कि 4 मतलब डोर, दरवाजे में झांक कर सचिन देख रहा है जो कि एक राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा में कैसे बेईमानी चल रही है वो उस बातों को देख रहा है, और आप इस कोड को याद कर सकते हैं। इसी तरह आप कोड 5 से जोड़ सकते हैं। 5 में हमारा कोड था वाइफ। एक्चुअल में शेड्यूल नंबर 5 बताता है शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी प्रावधान। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई शेड्यूल्ड या एससी कैटेगरी का कोई आपका दोस्त है जो गरीब है, आपसे मदद मांगने आया है और कह रहा है यार मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। जो भी आपका मित्र एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, और आपकी वाइफ उसकी परेशानी को समझते हुए बड़े प्यार से आपको समझा रही है कि कैसे भी करके भैया आपको इसकी मदद करनी पड़ेगी, ये बड़ी परेशानी में है, तो आपको याद रह जाएगा। और जब भैया वाइफ हीरोइन या गर्लफ्रेंड समझाएगी तो आपको ज़रूर याद रह जाएगा कि हाँ मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड ने ये कहा था कि भैया शेड्यूल्ड कास्ट वाला जो मेरा दोस्त है उसकी मदद करो, वो परेशानी में है। इस चीज़ को जोड़कर आप याद कर सकते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन, वाइफ ने मदद करने को कहा, मतलब 5 नंबर शेड्यूल में दिए गए। उसके बाद आते हैं भैया 6 नंबर पे। 6 नंबर का कोड आप यहां देखिए, हमने याद किया था विक्स। एक्चुअल में शेड्यूल नंबर 6 में दिया गया है एसटी में या शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रावधान। आप इस तरह से याद कीजिए कि भैया शेड्यूल कास्ट वाले की मदद करते ही एक शेड्यूल ट्राइब वाला भी, एक आदिवासी भी आपका दोस्त है, और वो आ रहा है और वो रो के कह रहा है यार तूने वाइफ के कहने पे उसकी मदद तो कर दी, मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मैं तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत में हूँ। और वो बुरी तरह रो रहा है और उसकी नाक बह रही है, और आप उसकी नाक बहते हुए देखकर उसको विक्स दे रहे हैं कि ले यार तू विक्स लगा, तेरे लिए भी मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। तो आपको याद आ जाएगा आपके एसटी दोस्त के लिए, आदिवासी दोस्त को आप विक्स दे रहे हैं। विक्स मतलब 6 नंबर पे है, शेड्यूल ट्राइब एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रावधान है वो शेड्यूल नंबर 6 में मेंशन है, वो रिलेट कर आप याद कर सकते हैं। 7 नंबर को भी ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। 7 का कोड आप देख लेंगे, पीछे मैंने हेवन आपको बताया है। एक्चुअल में शेड्यूल नंबर 7 बताता है शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। सादी भाषा में कहूं तो तीनों प्रकार की सूचियों का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। आप पिछली क्लास में इसमें चेक कर सकते हैं जो हमने याद किया है। ये शेड्यूल नंबर 7 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा, तीनों प्रकार की लिस्ट। इसको याद करने के लिए आप सोचिए, हेवन से इंद्र देवता या स्वर्ग से कोई भगवान उतर के आ रहे हैं और वो यहाँ उतर के यहाँ के नेताओं को पर्चियां बांट रहे हैं कि लो वत्स, केंद्र सरकार के तुम नेता हो, तुम्हें ये पावर देता हूं, दूसरे राज्य सरकार के योगी जी आपको ये पावर देता हूं। और आपको याद आएगा कि स्वर्ग से उतरे देवता ने केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी को उनकी पावर्स याद दिलाई हैं, उन पावर्स को सौंपा जा रहा है। तो आपको याद आ जाएगा शक्तियों का बंटवारा स्वर्ग के किसी देवता ने आकर पर्चियां पकड़ा कर दिया, यानी शक्तियों का बंटवारा से रिलेटेड सूची हेवन से आए व्यक्ति ने दी है, देवता ने दी है। हेवन मतलब 7, शेड्यूल नंबर 7 में वो वर्णित है। इस तरह से वीडियो या फोटोज को रिलेट करके आप बहुत आसानी से कोई चीज़ याद कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऐसे भैया 8 नंबर को हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले 8 का कोड है प्लेट। शेड्यूल नंबर 8 कहता है भाषाएं। हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई या मान्यता प्राप्त
22 भाषाओं का जिक्र है। सोचिए आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज में एक अनोखा खेल खेला जा रहा है, एक बड़ी प्लेट में पर्चियां डाल दी जा रही हैं और हर पर्ची में अलग अलग भाषा लिखी हुई है। आपके हाथ में जो पर्ची आएगी आपको वो भाषा सुननी है, समझनी है, उसका कोई गाना गाना है। इस तरह का खेल चल रहा है और आप इस तरह से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। प्लेट में ये पर्चियां पड़ी हुई हैं जिनको आप उठा रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग भाषाएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको भाषा याद आएगा और याद आएगा कहाँ पड़ी है, प्लेट। प्लेट का मतलब होता है 8, यानी शेड्यूल नंबर 8 में भाषाओं का जिक्र है। 9 नंबर शेड्यूल बताता है भूमि सुधार। भूमि में सुधार से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए गए, हम इसे आम भाषा में याद कर सकते हैं। 9 का हमारा कोड है वाइन, यानी कि शराब की बोतल। इसे याद कैसे रखा जा सकता है भैया? सोचिए कोई किसान जिसकी भूमि बंजर हो गई है, किसी साधु ने या किसी समझदार आदमी ने उसे राय दे दी है कि भैया तू अपनी खेती में ना वाइन डाल, शराब डाल, तेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। वो मजदूरों को लेकर अपनी इस पूरी जमीन में ये वाइन डलवा रहा है, खुद भी पी रहा है, मजदूर भी पी रहे हैं, वाइन भी डल रही है और सब बड़े खुश हैं, कह रहे हैं वाह यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। भूमि का सुधार का इससे बढ़िया तरीका नहीं है। आपको याद हो जाएगा भूमि सुधार का तरीका वाइन। वाइन मतलब मेरे लिए 9 है, ये कोड्स मैं पहले ही याद कर लूंगा और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। ऐसी शेड्यूल नंबर 10 बताता है दल बदल कानून को, एंटी डिफेक्शन लॉ। वो नेता जो मौका परस्ती में अपना दल बदल ले रहे हैं उनको मुर्गियों से कटवाया जा रहा है। मुर्गी मतलब हैन, हैन मतलब 10 नंबर पे नेताओं को जो दल बदल रहे हैं उनको कटवाया जा रहा है, यानी दल बदल कानून 10 नंबर पर मेंशन है। शेड्यूल नंबर 10 याद हो जाएगा। 11 और 12 याद करना बहुत आसान है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। आप इस तरह से इन कोड्स को याद कर सकते हैं। एक बार फिर से उस स्लाइड को दोहराइएगा, रिवाइज करिएगा और इन कोड्स को देखिएगा। इससे भी एक दूसरा छोटा तरीका कई जगह मेंशन है, आप चाहें तो उसे भी अपना सकते हैं। हालांकि जो तरीका मैंने आपको बताया वो यूनिवर्सल है और किसी भी लिस्ट को याद करने के लिए प्रभावी है। फिर भी आप चाहें तो एक दूसरा तरीका है भैया, वो ये वाला एक छोटा सा कोड है, अगर इंग्लिश में याद करना चाहें तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। भैया हमारे पुराने पीएम हैं, सोचिए मनमोहन सिंह हैं। मनमोहन सिंह शेड्यूल्स के बारे में बात करने सोनिया गांधी से गए, वो कह रहे हैं शेड्यूल छोड़ो, ये लो सब्जी की पर्ची, जाओ सब्जी लेकर आओ। और वो बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो इस तरह से हमारे ओल्ड पीएम के आंसू निकल रहे हैं, उस तरह से जोड़कर शेड्यूल की पर्ची की बजाय सब्जी की पर्ची देखकर रिलेट करके याद कर लीजिएगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के अंदर हर शब्द एक खास वर्ड्स को बताता है जो कहीं ना कहीं उस शेड्यूल के अंदर मेंशन चीजों को रिलेट करता है। जैसे कि टीयर्स का टी बताता है टेरिटरी, शेड्यूल नंबर 1 में स्टेट्स एंड टेरिटरीज दिए गए हैं। ई बताता है इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब भत्ते, वेतन व भत्ते ई में मेंशन है। ए बताता है एफर्मेशन, शेड्यूल नंबर 3 ओथ्स एंड एफर्मेशन की बात करता है, शपथ की बात करता है। आर राज्यसभा की बात कर रहा है, शेड्यूल नंबर 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बता रहा है। एस मतलब शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रावधान। इस तरह से हर एक शब्द एक खास वर्ड को सिग्निफाई कर रहा है, याद दिला रहा है, जो याद करने में मदद करता है। आप चाहें तो ये सिंपल कोड याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे भी सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। या बी स्वरूप राय चौधरी की वो तरीका अपना सकते हैं। उस तरीके का फायदा ये है, वो हर तरह की लिस्ट में आपको याद करने में मदद करेगा। सिर्फ यही नहीं, हिस्ट्री की कई जगह और कई सारे ऐसे प्रावधान या ऐसी लिस्ट जहां पर आपको सीरियल वाइज चीजों को याद करने की जरूरत है, वो कोड्स बहुत मददगार हैं। एक बार आप उन्हें कंठस्थ कर लीजिए, जीवन भर आपको याद रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को बार बार दोहराएंगे। इन लेक्चर्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस हम आने वाले अपने अगली क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। खूब मेहनत करें, धन्यवाद।